हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी VSC पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने कसम खाई है कि आपको मैथ सिखा कर छोड़ेंगे। तो लेसन 2 बताने के बाद लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। और आज जो है हम लोग लेकर आए हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका कुछ वीडियो हम लोग बनाए थे, लेकिन शायद YouTube पर आवाज़ नहीं आया था आपको। तो अब जो है शुरू से इसका वीडियो आपको मिलेगा। आज से जो है यह चैप्टर शुरू किए हैं और आपको लगातार इसका वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। तो हेडिंग में लिखा हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लिखा हुआ है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब क्या होता है? 2 यानी, और चर का मतलब हुआ जैसे आप x ले लिए, y ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो 2 चर, तो यानी एक x ले लिया और एक क्या ले लिए? y ले लिए। रैखिक का मतलब क्या होता है? पावर कितना होना चाहिए? 1। पावर कितना होना चाहिए? 1। तो यानी पावर कितना ले लिए? 1। और समीकरण का मतलब बराबर में क्या आना चाहिए? 0। बराबर क्या रहना चाहिए? 0। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और इसमें हम कई सारी चीज पढ़ा चुके हैं। तो इसमें देखिएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या लिखा हुआ है? 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्यों लिखा हुआ है ये पहले समझिए। इसलिए लिखा हुआ है कि जब यहाँ लिखा रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जब आपका ये लिखा रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो चर की संख्या कितनी होगी? 2। तो एक x ले लेंगे और क्या ले लेंगे? चला x के बगल में क्या लगा देंगे? a। और y के बगल में क्या लगा देंगे? x के बगल में क्या लगाएंगे? y के बगल में क्या लगा देंगे? b। और अकेला में क्या ले लेंगे? बराबर क्या लिख लेंगे? तो ये आपका इसका मानक रूप हो जाएगा। क्या, कौन सा रूप हो जाएगा बताओ? मानक रूप हो जाएगा। मानक रूप को क्या कहते हैं? मानक रूप हो जाएगा। ये मानक रूप लिख लीजिएगा। मानक रूप को ही क्या कहते हैं बताइए? विस्तृत रूप। कौन सा रूप? और विस्तृत रूप को ही क्या कहते हैं? विस्तारित रूप। कौन सा रूप? विस्तारित रूप कहते हैं वो, है ना। तो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें कितने चर होते हैं? उसमें कितने चर होते हैं? 2 चर होते हैं। एक x ले लीजिए और एक y। और इसके बगल में जो ये a, b और c लिखा हुआ है, ये a और b और c लिखा हुआ है, ये कोई चर नहीं है, बल्कि इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे? इसमें संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें संख्या लिखेंगे, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का था, एक ही लिखे थे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये लिखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखते हैं यहाँ पर। तो इसका लिखते हैं हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर। एक बात हर हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर a का वैल्यू 0 और b का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 होगा तो x को हटा देगा। अब b का वैल्यू 0 होगा तो अब a हट गया, तो कई गो a का वैल्यू 0 करेंगे तो x को क्या कर देगा? हटा देगा। तो कई गो चर बचेगा? एगो चर बचेगा खाली y। अब b का वैल्यू 0 रख देंगे तो कई गो चर बचेगा? एगो x बचेगा ना। देखिए, अगर खलिया यहाँ पर ax प्लस सी लिखे बराबर 0 लिखे तो यहाँ पे कई गो चर है? 2 गो। कहाँ से चर है? a और c का मान तो संख्या लिखेंगे तो एक ही चर हुआ ना, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसलिए a और b का मान 0 सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रख सकते हैं? यहाँ से याद रखना है कि अगर आपको याद दे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्या देते? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर याद है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे दे तो क्या करना है? लिखना है ax प्लस सी बराबर, और फिर यहाँ लिखना है ax प्लस सी बराबर। अब इसमें एक बात याद रख लेना है, क्या? इसका नाम क्या देना है? 1। इसका नाम a1 b1
A2 B2। आप ही के घर में अगर दो बच्चा है, यानी आपके मेरे कोचिंग में अगर दो बच्चा है एक ही नाम का, तो उसका नाम 1 और 2 रख देते हैं। जैसे साक्षी नाम की दो लड़की है तो साक्षी 1 साक्षी 2 रख देते हैं। प्रियंका नाम की दो लड़की रहेगी तो प्रियंका 1 और प्रियंका 2 कर देंगे। उसी प्रकार A2 छोटा तो 2 A1 और A2 कर देंगे, B1 B2 कर देंगे, C1 C2 कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर आपको कभी कह दे कि मानक रूप क्या होगा तो आप लोग लिख लेंगे, क्या बताइए, आप लोग बता देंगे उसको, क्या बताइए, पक्का। तो जैसा कि आप जो है देख लिए कि अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है समीकरण देगा तो उसका जो है मानक रूप क्या होगा, और युग्म देगा तो उसका मानक रूप क्या होगा, यह हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 5x + 3y बराबर 0, 6x + 3y बराबर, ऐसे ही कई सारे समीकरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले सकते हैं 7x + 4y बराबर 5 बराबर 5, ये भी तो ले सकते हैं ना। हमारा तो दो चर होना चाहिए ना, मेनली क्या होना चाहिए हमारे पास, x और y, बाकी क्या है नहीं है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास दो चर होना चाहिए। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, देखिए दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। मतलब दो चर वाला समीकरण को कई साथ लेना है, एक साथ। जैसे लिख दिए 5x + 2y बराबर 7, अब फिर इसी जगह दूसरा भी लिख दिए 2x + 3y बराबर 5। इक्के को समीकरण लिए, दो गो लिए कि एक गो लिए, जब दो गो लेंगे तो यह युग्म हो जाएगा यानी जोड़ा हो जाएगा, और एक गो लेंगे तो समीकरण हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, देखिए A1/A2 बराबर B1/ बराबर C1/, अगर ऐसा रहेगा तो समीकरण क्या होगा बताओ, समीकरण क्या होगा, तो समीकरण जो है संगत होगा। समीकरण क्या होगा, संगत होगा। पहला बात तो संगत होगा यानी मान निकलेगा, कितना मान निकलेगा, अनेक। कैसा हल होगा, अनेक। तीसरी बातें क्या होगी इसमें, तो तीसरी बातें क्या होगी, जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ क्या होगा, समपाती। ग्राफ कैसा होगा चला, यानी एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ गुजरेगा ना, तो एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ, ए भाई बोलो ना रे, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ गुजरेगा तो उसको क्या कहते हैं, समपाती। क्या कहते बुआ, क्या कहते सुगा, क्या कहते मैना, क्या कहते रसगुल्ला, समपाती कहते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2। समीकरण कैसा होगा, संगत। हल कैसा होगा, अनेक। और ग्राफ कैसा होगा, समपाती। ठीक है, अगर इसी के जगह हम यहाँ पर यह लिखे बुआ, A1/B1/C1/, अगर ऐसा लिखे तो ऐसे में जो है ना पहला वाला अगर काट दे, यानी पहला वाला अगर क्या कर दे, काट दे, पहला वाला नुनू क्या करे, काट दे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, समीकरण क्या होगा बताओ, तो समीकरण क्या होगा, संगत। समीकरण क्या होगा, समीकरण कैसा होगा, संगत। हल कितना निकलेगा, एक। हल कितना निकलेगा, यानी x का और y का एक एक हल, x और y का एक एक हल। x और y का कितना कितना हल निकलेगा नन्नू, एक एक हल निकलेगा। कितना कितना हल निकलेगा, एक एक हल x और y का। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा नन्नू, ग्राफ कैसा होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। अच्छा, कहीं कहीं और क्या लिखा रहेगा, तो कहीं कहीं और क्या लिखा गया, अपरिमित रूप से अद्वितीय हल, या सिर्फ ऐसा भी लिख सकता है, अद्वितीय हल। कैसा लिख सकता है, अद्वितीय हल। कैसा हल, अद्वितीय हल लिखा रहेगा, तो ये लिखा रहेगा आपको। ठीक है, अब यह परिस्थिति कब आएगा अभी बताएंगे आप। तो चलिए, जब A1/A2 B1/B2 रहेगा तो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर ये बराबर ना हो इसका मतलब क्या होगा,
कैसा होगा, है ना। समीकरण कैसा होगा बताइए, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत, है ना। दूसरी बात है क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा भैया समांतर। ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। ग्राफ कैसा होगा। अब आप बोलिएगा सर तभी जो बोले थे एक बिंदु पर प्रतिशत, वो कैसे करता है, वो ऐसे होता है हुआ कि ऐसा, जैसे कोई रेखा दूसरे रेखा को काटेगा, कितने बिंदु पर काट रहा है यहाँ पर, एक बिंदु पर। तो आदत पहले जो बताई थी वो इसका बताई थी। ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। इसके अलावा और क्या चीजें होगी, और क्या चीजें होगी बताओ, और क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा बताइए, एक भी बिंदु पर काट रहा है क्या, नहीं, तो यानी एक भी हल नहीं निकलेगा, एक भी हल नहीं निकलेगा। इतनी बातें होनी चाहिए, इतनी बातें होनी चाहिए, है ना। हम लोग को जो जो रूल पढ़ना था रूल्स पढ़ लिए। अब आते हैं लेसन फर्स्ट यानी 3.1 पर। 3.1 पर तो जो हम लोग समीकरण दो चर वाले समीकरण को हल करने की विधि है वह दो विधि है। दो चर वाले समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, तो अगर हम दो चर वाले समीकरण है इसको हल करेंगे तो हल करना चाहते हैं, उसकी कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है वो समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, इसको क्या करना है वो आपको को हल करना है। क्या करना है, इसकी कितनी विधि है, दो विधि है। पहला विधि कौन सा है, तो पहला विधि है बीज गणितीय विधि। कौन सी विधि, बीज गणितीय विधि। और दूसरा विधि कौन सा है, दूसरा विधि है ग्राफीय विधि। कौन सा विधि, जी हाँ, एक है बीज गणितीय विधि और दूसरा विधि क्या है, ग्राफीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, दो विधि है। एक कौन सी है, तो एक है बीज गणितीय विधि और दूसरी कौन सी है, दूसरी ग्राफीय विधि है। दूसरी कौन सी है, ग्राफीय विधि है। पहली कौन सी है, बीज गणितीय विधि है। दूसरी कौन सी है, ग्राफीय विधि है। समझ में आया, पहली कौन सी विधि है, बीज गणितीय विधि, दूसरी कौन सी है, ग्राफीय विधि है। तो हम लोग पहले ग्राफीय विधि, बीज गणितीय विधि में भी कई सारी विधियां हैं। तो पहला विधि क्या है, विलोपन विधि। पहला विधि क्या है, पहला विधि क्या है, दूसरा विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि क्या है, तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन, मुंह से भी बोल रहे, सुनते जाइए और लिखते भी जाइए, है ना। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, है ना। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, दो। पहला है बीज गणितीय, दूसरा है ग्राफीय। बीज गणितीय विधि को कितने तरीके से हल कर सकते हैं, तीन तरीके से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, है ना। वज्र गुणन विधि। तो अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन में दो समीकरण दे दे और समीकरण में बोल दे कि कोई भी बीज गणितीय विधि से समीकरण को क्या करे, हल करे, आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, कोई भी बीज गणितीय विधि से समीकरण को क्या करे, तो आप अपने मन से कोई भी बीज गणितीय विधि ले सकते हैं। बीज गणितीय विधि क्या को लिखा है, एक विलोपन, दूसरा और तीसरा वज्र गुणन। तो वज्र गुणन मतलब वज्र गुणन को वज्र खसोना विधि भी कहते हैं, हम कहते हैं। तो वज्र खसोना विधि, तो ये तीनों में से कोई भी एक विधि से आप बना सकते हैं। एक विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा वज्र खसोना विधि। हम जो है अभी आपको बता दिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। अब दो विधियां हैं जिसमें हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि पढ़ने से पहले किसी भी समीकरण को हम लोग पहला जो सवाल दिया इसमें यह कहा गया है कि हम आपको मतलब एक शब्दों में सवाल देते हैं, किसमें, और शब्दों को आपको समीकरण बनाना है। शब्दों को क्या बनाना है, एनसीईआरटी की यही समस्याओं से लोग एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं चाहते, जबकि पहले उसको क्या देना चाहिए, समीकरण देना चाहिए। क्या देना चाहिए, ताकि बच्चे समीकरण को समझे। लेकिन एनसीईआरटी में यही खामी है, पहले ही सवाल दे दिया, पहले ही क्या दे दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं है, सवाल दिया तो आप कमजोर थोड़े हैं, बना लेंगे और पढ़ाने वाला भी आपको कमजोर नहीं है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं।
लेकिन क्या कहता है यह ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि सवाल बहुत टेढ़ा है, और टेढ़ा है लेकिन मेरा। आफ्ताब, कौन? आफ्ताब नाम क्या है? आफ्ताब नाम है ना। आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है, वह अपनी बेटी से कहता है, पुत्री मतलब बेटी, उससे कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब भागले पहले, अब पश्चात मतलब भागलो बाद में। ठीक छ? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, बेटी सुनो, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी का था? यानी 7 साल पहले हम तरह से 7 गुना बड़ा रही हो, यानी 7 साल की तुम थी तो हम 49 साल के थे, यही हुआ 7 गुना। 7 गुना का मतलब क्या हुआ? जितना साल की तुम थी उससे 7 गुना हम बड़ा थे। अगर 10 साल की थी तो हम 70 साल के। 7 गुना का तो मतलब यही हुआ ना, अगर तुम 2 साल की थी तो हम 7 गुना कर दिए तो 14 साल के थे। नहीं, अब इसमें ये हंसने वाला बात नहीं है कि हाँ ये सब 14 साल में कैसे होगा, हाँ कैसे हो सकता है। सवाल है, कुछ भी हो सकता है। अगर पुत्री 1 साल की है तो बाप 7 गुना होगा, 7 कम। एग्जाम्पल दिए, अभी सही में 7 साल का नहीं था, 7 साल का नहीं था। इतना हंसने वाली बात नहीं है, घटते बढ़ते रहता। अभी बताएंगे आपको कैसे। पर इतना दूर तक बात समझ में आ गया ना 7 गुना का मतलब। इसके बाद समझिए, अब 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? ध्यान से सवाल को समझिए और लिखिए, सुनिए। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी गुनी का रह जाऊंगा? यानी अब से 3 साल बाद, अभी तुम जितनी साल की हो, मान लो 10 साल की हो, 3 साल बाद कितनी साल की हो जाएगी? तो 13 साल की हो जाएगी। अभी से अभी कितने साल की हो? 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 13 साल की। तो 13 साल में हम तुम्हारी आयु का कितना गुना हो जाएंगे? 3 गुना, यानी 39 साल की हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? कितने साल के हो जाएंगे? तुम बताओ कि मेरा और मेरे बेटी का आयु क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग को मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? मानना पड़ता है कि माना, क्या लिखेंगे? माना कि आफ्ताब, कौन ताब? आफ्ताब की आयु बराबर क्या मान लेते हैं? x वर्ष। माना कि आफ्ताब की आयु बराबर कितना वर्ष? x वर्ष। अब पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। किसकी पुत्री? यहाँ लिखेंगे आफ्ताब की पुत्री। आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना वर्ष? y वर्ष। यहां तक अगर आपको समझ में आए तो आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोला था? 7 साल पहले, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे? किसकी आयु? आफ्ताब की क्या? अभी कई साल का आफ्ताब है? अभी कई साल का है? अरे अभी कई साल का है महाराज? 1 साल का है। कितना साल का है? अभी 1 साल का है। 7 साल पहले कई साल का होगा? अभी तुम 10 साल की हो। हाँ, तो 7 साल पहले तुम्हारा 10 साल में थे। 7 साल घटा दो, कई साल की थी? 3 साल। अभी आफ्ताब कई साल का है? हाँ, तो x में कितना माइनस कर देंगे? 7 वर्ष माइनस कर देंगे। एक चीज यहाँ पे और लिखना पड़ेगा, बोलो तुम लोग लिख लेगा। माना कि आफ्ताब की कौन सी आयु? वर्तमान आयु। कौन सी आयु? यहाँ पे भी घुसा देंगे वर्तमान आयु, घुसा देंगे इसे। वर्तमान आयु, हाँ, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष है ना। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। किसकी आयु? 7 साल पहले पुत्री की आयु क्या होगा?
अभी x है कि y? 7 साल पहले y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया? यानी बाप और बराबर बेटी, बाप बराबर क्या कर दीजिए, समीकरण में यही करना पड़ता है। अब आप बताइए, दिमाग लगाइए, बाप कौन है इसमें, अब बेटी कौन है, कॉमन सेंस लगाइए और आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। एकदम हमारा वाला दिमाग लगाइए, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या बोल रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले बेटी मैं तुमसे कितनी गुनी का था? बेटी से था बाप ने 7 गुना। कभी सुने हैं बेटी बड़ा है बाप से? तो बताइए, बाप बड़ा है कि बेटी? बाप बड़ा है, बेटी क्या होगा, छोटा होगा। अब बाप क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप बताइए, अगर बाप बड़ा है, अब बापे में 7 से गुना कर दिए, गलत होगा कि सही होगा? बोला है बाप कि हम तुमसे 7 गुनी का थे। हाँ भाई ठीक है, आप 7 गुनी का थे, लेकिन अगर आप ही में गुना कर दिए तो आप और ज्यादा क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसलिए हम गुना किसमें करेंगे, बेटी में। तब मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किए, बोलिए। एक तराजू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, और तराजू पे इधर 5 किलो चढ़ाएंगे, इधर कुछ और चढ़ाएंगे, भारी किधर रहेगा, तो इधर चढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा। अब 5 किलो जिधर चढ़ाए उधर चढ़ा देंगे तो वो 10 किलो न हो जाएगा। बस यही बात इसमें भी है, इस समीकरण है, इधर बाप है उधर, तब बाप में 7, पहले 7 जैसे घटाए तो 7 गुनी बड़ा होगा, किससे, बेटी से 7 गुनी बड़ा हो गया। अब और 7 से गुना कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसलिए किसमें गुना करेंगे, ताकि दोनों क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह का मतलब ही होता है कि दोनों बाप बेटी का क्या उम्र हो गया। x माइनस क्या लिखे, 7 को y से गुना करेंगे, 7 सते, यहां तक बात समझ में आया? जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है, x लिखे, बोलिए हाँ लिख दिए। 7y प्लस में है कि माइनस में, इधर आएगा तो ठीक है। इधर क्या बचा हुआ है, माइनस में 49 की प्लस में 49, जल्दी जल्दी धर धर बोलिए। क्या, माइनस में 7 की प्लस में 7, उधर जाएगा तो प्लस में। अब आप ईमानदारी से बोलिए, एक पंक्ति अंतिम लाइन लिख के सवाल को कर देंगे बंद। x माइनस 7y बराबर, माइनस में 49 है कि प्लस में, 7 प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो आपको याद रखना है, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है, याद रहेगा ना। तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, और चिन्ह बड़े का लगता है। तो चिन्ह प्लस माइनस दिखा, घटा देंगे। 49 में से 7 जगह कितना बचा, 42, और माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए, फिर बोलता है अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद किसकी आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, किसकी आयु, बोलता है, क्या बोलता है, देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, अच्छा बताइए पहले था कितना, अब 3 वर्ष बाद x प्लस क्या हो जाएगा, 7। 3 वर्ष बाद x प्लस 7 हो जाएगा ना, 3 वर्ष बाद x प्लस 7 हो जाएगा ना। वाह बुआ वाह, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ध्यान दो भैया पढ़ने पे। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष किसकी आयु, पुत्री की। अभी कितना है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, प्लस। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा बताइए, y प्लस 3, y प्लस 3 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए, दोनों बाप और बेटी को क्या कर देंगे, बताओ जल्दी से। बाप और बेटी को क्या कर दिए,
बराबर कर दिए। कितना गुनी का बोल दिया है? 3 गुनी। बाप रहेगा 3 गुनी की बेटी? आप ही बताइए, अगर 3 जोड़ दिए हैं y में या x में, ये तो 3 गुना बाप पहले हो गया। अब फिर बापे में गुना करेंगे कि बेटी में गुना करें? अरे बराबर करना भैया, 3 गुना है, इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। ये बेटी है, इसका उम्र कम हो गया, किससे? बराबर करेंगे तब ना होगा। ये बराबर का चिन्ह है, बराबर रखना है। x प्लस, बोलो, हाँ, 3 को y से गुना करेंगे, कितना होगा? 3y। वेरी गुड। 3 दिया, अरे वाह। अब बताओ प्लस में इधर आएगा तो इतना जानते हो तुम लोग? प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y हो गया बराबर 9। प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब बताओ x माइनस 3y बराबर कितना बचेगा? तो देखो प्लस है कि माइनस है? और इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? अरे कुछ नहीं तो क्या है? और इसके पास क्या है? तो याद करो हम क्या बताए थे? माइनस प्लस का डायलॉग सिखाए थे, अभी प्लस माइनस का सिखाते हैं। प्लस माइनस से घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है। याद रहेगा? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस घटता है ना। 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़े का। बड़ा का चिन्ह कौन सा है? प्लस में है, तो समीकरण क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या था? x माइनस 7 बराबर माइनस के, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा था x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण क्या हो गया? 2। अब यही आपको निकालने बोल रहा था। देख, बोला है बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो हम बीज गणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिए। ये हुआ बीज गणितीय रूप। अगर आपको कोई सवाल में यह बोल दे कि खाली बीज गणितीय रूप में लिखना है, तो बस इतने डाल के छोड़ देना। इसको भी सवाल का सेंस भी समझिए। सवाल का सेंस अगर आप नहीं समझिएगा, सवाल बना के कुछ भी फायदा नहीं होगा। सवाल क्या बोल रहा है, थीम समझिए पहले। सवाल बोला बीज गणितीय रूप में, तो बीज गणितीय रूप इसी को कहते हैं। कोई भी सवाल अगर इस रूप में आप लिख दिए तो हो गया वह बीज गणितीय रूप। समझ गए? और बोल देगा बीज गणितीय रूप में हल करें, हल करें। तो आपका जो दिए थे प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्र खसोना विधि, उस विधि से आपको निकाल के आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको बोला बीज गणितीय रूप, और इसको फिर किस रूप में? ग्राफीय रूप में। तो इसको हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा बच्चा? ग्राफ। तो कल आप जब YouTube पे आएंगे तो ग्राफ को भी आप लेकर बैठेंगे और फिर हम ग्राफ पे आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल आप देख रहे होंगे, बहुत आसान सवाल है और ये सवाल आप आराम से बना लेंगे। देखिए, क्रिकेट सुने हैं ना? क्रिकेट के टीम के कोच, जो कोच होता है ना, बॉल और गेंद का व्यवस्था वही करता है। हाँ, तो अगर क्रिकेट में कोच बन जाइएगा तो बहुत फायदा होगा। जितना गेंद है सब में एकदम पैसा वैसा कमा लीजिएगा, बल्ला में पैसा वैसा कमा लीजिएगा। तो क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ला और कई गो गेंद, 6 गो गेंद खरीदा। फिर बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की कितनी गेंद, कितना रुपया में खरीदा? आपको क्या निकालना? फिर देखिए, बीज गणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। आपको बता दे कि बीज गणितीय रूप और ज्यामितीय रूप जब भी बोल दे, ध्यान से सुनिएगा, यही पे सवाल को पकड़ने वाला बात है। अगर आपको ग्राफीय विधि कह दे, ध्यान से सुनिए, कहीं भी लिख लीजिए कोना में, आलेख कह दे, क्या कह दे? ग्राफीय कहे, आलेख कहे, या आपको कह दे ज्यामितीय रूप में, क्या कहे? ज्यामितीय रूप में, तो आप समझ जाइएगा ग्राफ ही कह रहा है। और समस्याएं क्या होता है कि बच्चा को ना सवाल बनाने आ जाता है, लेकिन सवाल क्या कर रहा है उसको समझ में ही नहीं आता है। तो सवाल कैसे बनाएगा? सवाल को समझना जरूरी है, तब बनाना जरूरी है। रट्टन प्रक्रिया ना चलेगा दादा, या रट्टन प्रक्रिया से सवाल नहीं बनेगा, है ना? काहे कि सवाल को समझना जरूरी है। थीम समझिए, ग्राफीय बोल दे, आलेखीय बोल दे या ज्यामितीय बोल दे, तो ग्राफीय विधि से ही क्या करना है? हल करना है।
ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। और आपको बता ही दिए कि बीज गणितीय मतलब वही होता है कि आप समीकरण के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, और फिर आपको समीकरण को हल करने के लिए नहीं बोला है, तो हल नहीं करना, इसका ग्राफीय रूप में निकालना। ज्यामितीय को क्या करते। अब हम चलते हैं सवाल में। मान लेंगे, माना कि एक बल्ला, कितना बल्ला, बल्ला समझते हैं ना जी, इसको कहते हैं बल्ला, इसको कहते हैं गेंद। एक बल्ला, कितना बल्ला, एक बल्ला का मूल्य कितना मान लें, x रुपया। कितना रुपया, अच्छा रुपया ना आजकल ऐसे लिखा जाता है, रुपया ना ऐसे लिखा जाता है, रुधिर्भूकार वाला लिखते थे पहले, ऐसे लिखते थे, ई नहीं लिखा जाता, अब गलत कर देगा, क्या कर देगा, गलत। तो रुपया ना ऐसे नहीं लिखा जाता, रुपया कैसे लिखा जाता है, तो रुपया लिखा जाता है रॉ, ऐसे डबल। तो माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना, x रुपया। एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया, y रुपया। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मान लिए। अब देखिए प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से समझिए, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न से देखिए। एक टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ला और कितना गेंद खरीदा, 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला और 6 गो, 3 गो बल्ला और 6 गो, तो 3 गो बल्ला को क्या लिखेंगे, 3x। 3 गो बल्ला को क्या लिखेंगे, 3x। काहे, तो देखिए काहे, तो पहले समझिए, एक बल्ला का दाम कै गो x, अरे एक बल्ला कै गो x, एगो x। 2 बल्ला कै गो x, 3 बल्ला कै गो x, 3x प्लस फिर कै गो गेंद है, एक गेंद का दाम कै टका है, 2 गो गेंद का दाम, 3 गेंद का दाम, 4 गेंद का दाम, 6 गेंद का दाम, 6y बराबर कितना रुपया, 3900। 3900 समीकरण कितना हो गया, समीकरण कितना हो गया दादा, समीकरण कितना हो गया, एक। अब आप कहेंगे सर इसमें सर कॉमन आ रहा है, सर कट रहा है, कटा लेंगे सर, कॉमन आ रहा है क्या करेंगे, कॉमन आ रहा है क्या करेंगे, कितना कॉमन आ रहा है, देखिए 3 के पारा में 3 आ रहा है, 3 के पारा में 3 कितने बार में, 3 के पारा में 3 कितने बार में, एक बार में x। 3 के पारा में 6 कितने बार में, 3 के पारा में 6 कितने बार में, 2y बराबर 3900। ठीक है, ये 3 गुना में है कि भागा में, उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 3900। अब बटे में कितना, ये 3 गुना में था, भागा में कट चल गया, 3 से कितने बार में, 1300 बार में। तो अब आप लिख पाएंगे, बताइए जल्दी से, आप लिख पाएंगे x प्लस कितना y हो गया, 2y बराबर कितना 100। समीकरण लिख पाएंगे। इसी प्रकार की 3 गेंदे, कितना गेंदे और कितना बल्ला, तो पहले बल्ला लिखते पहले गेंद, एक बल्ला कै टका में, तो यहाँ लिखेंगे पुनः एक बल्ला का एगो x, 3 गो गेंद कै गो y होगा, 3y बराबर कितना 100। समीकरण कितना हो गया, एक तो तैयार था, तो ये 2 हो गया, तो समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम लोग किस विधि से निकाल लेंगे, ग्राफीय विधि से। समीकरण 1 तो हो गया था, ये समीकरण 2 हो गया। अब चलते हैं, जैसे सवाल 1 और सवाल 2 पर आ चुके, सवाल 3 में। तो सवाल 3 क्या कहता है देखते हैं, और देखने के साथ ही सवाल बन जाएगा। देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपया था, 160। तो मान लेंगे, माना कि कितना केजी अंगूर, अरे भैया 2 केजी का पहले मान लेंगे क्या, 1 केजी का मानते हैं। 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर लिख रहे हैं, अंगूर नहीं लिख रहे, अंगूर का मूल्य, अंगूर का कितना रुपया है, 100 रुपया। रुपया को ऐसे लिखते हैं, माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया। देख के जो लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बोल भी रहे हैं हम, इसे सुन के भी लिख सकते हैं। और 1 केजी सेब, 1 केजी क्या, 1 केजी सेब, सुन के भी लिख सकते हैं। 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर y रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया,
रुपया। अब यहाँ देखिए प्रश्न से, यहाँ देखिए अभी तो खेला हो गए, यहाँ देखिए एक कै केजी सेब बोला है, ध्यान से देखिए कै केजी सेब बोला है, ध्यान से कै केजी, 1 केजी का दाम x, 2 केजी का दाम 2x प्लस 1 केजी अंगूर कै रुपया। यहाँ पे तो गड़बड़ा गया भांज, यहाँ पे भांज यह गड़बड़ा है कि पहले सेब दिया, पहले क्या दिया है, तो हम भी यहाँ पे पहले सेबे न मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, सेब। हम मान लो अंगूर मान के भी बनाएंगे तो बन जाएगा सवाल, लेकिन फिर आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए अंगूर और सेब अलग अलग कर देते हैं। अंगूर और सेब को ऊपर नीचे कर दिए, यहाँ जो लिखा था उसको लिख दिया, अगर नहीं भी लिखते तो भी दिक्कत नहीं था, लेकिन चूंकि पहली बार समझा रहे इसलिए पहले ठीक कर लेते। देखिए 1 केजी सेब का दाम कै टका है, x रुपया है, यहाँ कै केजी सेब है, 2 केजी सेब है, तो कै गो x हो जाएगा, 2x, कै गो x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस कै केजी अंगूर है, 1 केजी का दाम कै टका है, इसका टोटल दाम कै टका है, समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे कटेगा उठेगा नहीं, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखिए कै केजी सेब है, 4 केजी कै x हो जाएगा, 1 केजी का दाम x, 2 केजी का दाम 2x, 3 केजी का दाम 3x, 4 केजी का दाम प्लस कै केजी सेब है, अंगूर 2 केजी, कितना हुआ है, बराबर कितना है 300। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 300 तो है, लेकिन ये कट रहा है 2 से, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या ले लेंगे, 2 के पार हम 4 कितने बार में, 2 बार में, तो 2x, 2 के पार हम 2 कितने बार में, 1 लिखा, बराबर कितना है 300 है। ध्यान से देखिएगा यहाँ कितना है 2x, यहाँ कितना है, बराबर कितना है 300 है। गुना में 2 है कि भागा में, गुना में है कि भागा में, इधर आएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 2x प्लस क्या, बराबर कितना, समीकरण कितना, समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब बना सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।